Hey guys, what's up? Welcome to this brand new lecture of Accounts Fast Track course for CA Foundation that's going on. I apologize for the inconvenience जो आप लोगों को कल फेस करनी पड़ी because of the website वाला issue. आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि बफरिंग में बहुत टाइम लग रहा था, लैग हो रहा है या कुछ ना कुछ कोई दिक्कतें थी. वो सारी दिक्कतें आई होप आज एकदम ठीक हो चुकी हैं और आज आप लोगों की स्ट्रीमिंग अच्छे से चल रही है. लेट्स स्टार्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए मैं हमेशा एक बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल ये होता है कि सपोज मेरी एक बुक स्टोर है. सपोज मेरा एक बुक स्टोर है, राइट? मेरा बुक स्टोर है सर निशांत बुक स्टोर. सपोज मेरा बुक स्टोर है निशांत बुक स्टोर. मैं किताबें बेचता हूं, किताबें खरीदता हूं, किताबें बेचता हूं और जितने भी मेरे कस्टमर्स होते हैं मैं उनको 1 महीने का उधार का समय देता हूं. ठीक है, जितने भी मेरे नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं मैं उनको 1 महीने का उधार का समय देता हूं. जो भी नए वाले कस्टमर्स होते हैं उनसे तो तुरंत पे कैश लेता हूं. एक दिन अचानक से मेरी दुकान पर राजकुमार राव जी आ गए. एक दिन अचानक से मेरी दुकान पर राजकुमार राव आ गए. ठीक है, अब राजकुमार राव ने मेरे से 1000 रुपए की बुक्स खरीदी और राजकुमार राव के पास सरप्राइजिंगली उस समय पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि राजकुमार राव बाद में आके मुझको पैसे देंगे. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कागज का टुकड़ा लूंगा. मैं उस कागज के टुकड़े पर लिखूंगा कि सर राजकुमार जी आप मुझे 1 महीने बाद 1000 रुपए पे कर दीजिएगा. मैं क्या बोलूंगा, मैं राजकुमार से बोलूंगा कि आप मुझे 1 महीने बाद 1000 रुपए पे कर दीजिएगा. इस कागज को मैं राजकुमार राव को दे दूंगा. राजकुमार राव इस पे साइन करेगा कि हाँ अग्रीड, और राजकुमार राव ये कागज मुझे वापस दे देगा. राजकुमार राव ये कागज मुझे वापस दे देगा. यही जो कागज का टुकड़ा है सर, यही जो कागज का टुकड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या बोलते हैं इसको? बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? इस बिल को मैंने बनाया, मैंने लिखा राजकुमार जी मुझे 1 महीने बाद 1000 रुपए दे दीजिएगा. तो मैंने इस बिल को ड्रॉ किया. टेक्निकली क्या बोलते हैं, मैंने इस बिल को ड्रॉ किया, और क्योंकि मैंने इस बिल को ड्रॉ किया तो इसलिए मैं कहलाता हूं सर ड्रॉवर. मैं कहलाता हूं ड्रॉवर. राजकुमार राव ने क्योंकि इस बिल को एक्सेप्ट किया, अपना साइन करके एक्सेप्टेंस देके ओके आई विल पे यू 1000 रुपीज इन 1 मंथ, तो राजकुमार राव हो गए हमारे एक्सेप्टर या ड्रॉई. एक्सेप्टर या ड्रॉई. और ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है सर, तो ये ड्रॉअर वाला समझ में आ गया आपको, ड्रॉई वाला समझ में आ गया. क्योंकि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से मुझे 1 महीने बाद 1000 रुपए मिलने वाला है, इसलिए मेरे लिए यह कहलाएगा सर बिल रिसीवेबल. 1 महीने बाद मुझे इस बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से 1000 रुपए रिसीव होगा, इसलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए कहलाएगा सर बिल रिसीवेबल. और क्योंकि राजकुमार राव को इस बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से 1 महीने बाद 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, इसलिए राजकुमार राव के लिए कहलाएगा बिल पेएबल. राजकुमार राव के लिए ये कहलाएगा सर बिल पेएबल. आई होप आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है. निशांत बुक स्टोर, मैं किताबें बेचता हूं. एक दिन राजकुमार राव मेरी दुकान पर आया. मैंने उससे कहा कि मुझे 1000 रुपया दो. उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन आप किताबें दे दो. मैंने कहा ठीक है. मैंने एक कागज पर लिखा कि राजकुमार राव 1 महीने बाद मुझे 1000 रुपये आपसे लेने, आप मुझे आकर दे दीजिएगा. राजकुमार राव ने कहा ठीक है. राजकुमार राव ने उस कागज पर अपना साइन कर दिया और वो कागज का टुकड़ा मुझे दे दिया. इसी कागज के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये कागज का टुकड़ा क्योंकि मैंने ड्रॉ किया था इसलिए आई विल बी कॉल्ड द ड्रॉअर. मैंने पहले लिखा था, और क्योंकि राजकुमार राव ने इसको एक्सेप्ट किया था, मतलब राजकुमार राव विल बी द एक्सेप्टर और द ड्रॉई. ठीक है, अगेन सिंस दिस बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से मुझे 1 महीने बाद 1000 रुपए रिसीव होने वाला है, इसलिए ये मेरे लिए होगा बिल्स रिसीवेबल. और क्योंकि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से 1 महीने बाद राजकुमार को 1000 रुपए पे करने हैं, इसलिए राजकुमार के लिए हो जाएगा बिल पेएबल. दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई. अच्छा, क्योंकि मुझे ये पैसे मिलने वाले हैं ना, मुझे ये पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए आई विल बी कॉल्ड द पेई एज वेल. आई विल बी कॉल्ड द पेई एज वेल. और अगर बात यहां पर उठी गई है तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं. मेरे हाथ में बहुत देर से खुजली हो रही है. जब भी आप कोई ऐसे वर्ड्स देखो, जब भी आप कोई ऐसा वर्ड देखो विच एंड्स इन डबल ई, फॉर एग्जाम्पल पेई, ड्रॉई, तो इसका मतलब, वैसे तो आप लोगों को मतलब पता ही होंगे, लेकिन अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, आपने कोई एक नया वर्ड देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब आप बिना डिक्शनरी देखे इंटरप्रेट कर सकते हो.
कैसे इंटरप्रेट करोगे? आप इसको स्टार्ट करोगे वन टू whom, वन टू whom। पेई क्या हो गया? डबल ई से है, वन टू whom मनी इज पेड। ड्रॉई क्या हो गया? डबल ई से है, वन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। यहां पर वन टू whom या वन ऑन whom कुछ भी हो सकता है, वन टू whom या वन ऑन whom, यूजुअली वन टू whom से काम आपका चल जाता है। या ड्रॉई के केस में वन ऑन whom हो गया, लेकिन बात वही है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, वन टू whom द मनी इज पेड। ड्रॉई मतलब वन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, जिसने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे ही आप लोग लॉ में पढ़ते हो प्रोमिसी, वन टू whom द प्रॉमिस इज मेड, राइट? तो ड्रॉई, पेई, प्रोमिसी, तो इस टाइप के बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनका मतलब आप लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग इसका मतलब डिड्यूस कर सकते हो इफ यू नो दिस, कि अगर कोई टर्म आपका डबल ई से एंड हो रहा है, अगर आपका कोई टर्म डबल ई से एंड हो रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट्स मीनिंग इन द टर्म्स ऑफ वन टू whom। ऑलराइट सर, आइए देखते हैं आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इस नोट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पूरे लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स आपको scannerclasses.com की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। फुल फ्लेजेड लेक्चर्स, आपको पे करना होगा उसके लिए, लेकिन बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। तो उसका लिंक मैंने यहां पर आपके नोट्स में दे दिया है, उसका लिंक मैंने आपको यहां पर नोट्स में दे दिया है। तो इफ आफ्टर वाचिंग दीज टू लेक्चर्स, आई थिंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें आज और कल का दिन लग जाएगा, तो इफ आफ्टर वाचिंग दीज टू लेक्चर्स आपको लगता है कि नहीं यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ना पूरी इन डेप्थ पढ़ाई मुझे करनी चाहिए, तो आप लोग इस वाले लिंक पर जाके सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर्स परचेज कर सकते हो, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बाकी पूरी पेन ड्राइव परचेज करने के लिए आई एम नॉट आस्किंग यू, राइट? पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एज डिस्कस्ड, एक था ड्रॉवर, द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉवर। ड्रॉई और एक्सेप्टर क्या होता है? द पर्सन ऑन whom the bill is drawn is called the drawee, he accepts the bill and hence is also called the acceptor। और पेई क्या होता है? the person to whom the money is paid is called the payee। often the drawer and the payee are the same person। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, निशांत बुक स्टोर ही ड्रॉवर है, निशांत बुक स्टोर ही पेई है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म, ओके। नाउ व्हाट इज टर्म? टर्म का क्या मतलब होता है? टर्म का मतलब होता है सर जितने ड्यूरेशन के लिए वो बिल है। जैसे अभी हम लोगों ने 1 महीने की बात की थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, उस पे क्या लिखा था कि राजकुमार राव आप मुझे 1 महीने बाद दे देना, तो 1 मंथ इज द टर्म ऑफ द बिल। 1 मंथ इज द टर्म ऑफ द बिल, राइट सर? ये टर्म कब से काउंट होना शुरू होता है, उसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। यूजुअली द टर्म ऑफ द बिल डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। जिस डेट को मैंने ड्रॉ किया उससे 90 दिन से बड़ा बिल यूजुअली नहीं होता है, होने को हो सकता है, क्वेश्चंस में तो हो ही सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि बिल इज ड्रॉन फॉर 4 मंथ्स, तो आप लोग क्या कर लोगे? कहोगे नहीं ये 90 डेज से ऊपर हो गया, हम तो कुछ नहीं करेंगे, राइट? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ? आज सपोज, आज क्या तारीख है? आज है 9 सितंबर। आज है 9 सितंबर। राजकुमार राव को मैंने आज 9 सितंबर को बिल बना के दिया और उसने आज ही इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसने आज ही इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो 9 सितंबर से टर्म काउंट करना हम लोग शुरू करेंगे। बट व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, मैंने आज ड्रॉ कर लिया, लेकिन साइन उसने जो एक्सेप्ट किया उसने मे बी 1 महीने बाद किया, या मे बी 10 दिन बाद या 15 दिन बाद किया। ठीक है, तो इफ आई हैव ड्रॉन द बिल आफ्टर डेट, तो उसके बाद अगर उसने जो भी मेरा एक्सेप्टर है उससे 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी अगर एक्सेप्ट किया, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। काउंटिंग टर्म आपका काउंट 9 सितंबर से ही होना शुरू हो जाएगा, राइट सर? तो आपका जो टर्म है वो 9 सितंबर से ही काउंट होना शुरू हो जाएगा ना। व्हाट इज द एक्सपायरी और द ड्यू डेट ऑफ द बिल? ड्यू डेट ऑफ द बिल, जिस दिन आपका टर्म खत्म होता है, जिस दिन आपका टर्म टर्मिनेट होता है, उस दिन को हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। उसके बाद आपको 3 दिन का ग्रेस मिलता है। मैं आपको बताता हूं, सपोज आज 9 सितंबर को राजकुमार राव ने बिल को एक्सेप्ट किया, मैंने ड्रॉ किया, टर्म क्या है? 1 मंथ का टर्म है। मतलब ये कब खत्म होगा? ये आपका 9 अक्टूबर को खत्म होगा। सर ये 8 अक्टूबर को नहीं खत्म होगा? नहीं, ये 8 अक्टूबर को नहीं खत्म होगा, ये 9 अक्टूबर को खत्म होगा। ठीक है, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, मतलब 10, 11 और 12। तो मतलब अब इसकी जो मैच्योरिटी डेट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 10th 11th का हमने इसको ग्रेस दिया, 10th 11th 12th, ये 12th को इसकी मैच्योरिटी आएगी, 12th को इसकी मैच्योरिटी आएगी। ऑलराइट सर, तो डेज ऑफ ग्रेस इज अ पीरियड ऑफ एडिशनल 3 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द बिल। इट इज कस्टमरी टू अलाउ द ड्रॉ another 3 days फॉर मेकिंग इट द सेटलमेंट ऑफ बिल। हाउएवर इफ बिल इज पेबल ऑन डिमांड, डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट एडेड टू इट। ठीक है, ये एकदम कॉमन सी चीज है। अगर मैंने उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा कि नहीं जब मैं मांगूंगा तब दोगे,
तो फिर मैं गया मांगने, तो कह रहे नहीं 3 दिन का तो ग्रेस पीरियड मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो फिर लिखने का फायदा ही क्या हुआ कि जब मैं मांगूंगा तब दोगे, ठीक है। Now, what is the date of maturity? The date which comes after adding the days of grace to the due date after the bill is known as the date of maturity. यहां पर लेकिन आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है। दिमाग में क्या रखनी है सर, कि वैसे तो ड्यू डेट क्या है और मेच्योरिटी डेट क्या है। ड्यू डेट जहां पर टर्म आपका खत्म होता है, ड्यू डेट इज where your term terminates. Maturity date is the date which comes after adding 3 days grace, ठीक है। मेच्योरिटी डेट इज अ डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days ग्रेस। लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर लिखा होगा ना द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को याद होगा कई सारे क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही ऐसे लिखा रहता है द बिल इज फाइनली मेट ऑन ड्यू डेट। वहां पर जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे सर, तो आपको 3 दिन ऐड करने के बाद ही जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। आपको 3 दिन ऐड करने के बाद जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि भाई ड्यू डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, तब आप अपनी नॉलेज बताना कि हाँ जिस दिन टर्मिनेट होता है उस दिन को हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं, उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो भी डेट आती है उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, तब आप अपनी अकल लगाना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ गया कि द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, तो वो एक्चुअली मैच्योरिटी डेट ही मानता है। जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप देख लीजिए इंस्टीट्यूट की बुक में, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में, स्कैनर में, कहीं पर भी, तो जो भी आपकी जर्नल एंट्री होती है वो मैच्योरिटी डेट पर ही होती है, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। नाउ व्हाट इज बिल एट साइट? एन इंस्ट्रूमेंट इन विच एनी टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इज कॉल्ड द बिल एट साइट। मतलब मैंने बिल दे दिया, मैंने बिल ड्रॉ किया कि मैं जब चाहूं आपसे मांग सकता हूं, जब चाहूं आपसे मांग सकता हूं, और बस मैंने कुछ वो नहीं किया, मैंने कुछ पेमेंट डिफाइन नहीं किया, ठीक है। मैंने कोई पेमेंट डिफाइन नहीं किया, मैंने कहा कि मेरी जब मर्जी आएगी मैं आ जाऊंगा आपके पास और आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है, आप मुझे पैसा दोगे। सच अ बिल इज पेबल ऑन डिमांड। एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड इज अ चेक, ठीक है। मैंने चेक काट के दे दिया आपको। अब आपकी जब मर्जी आएगी आप बैंक में जमा करोगे, बैंक वाला आपको पैसे दे देगा, ठीक है। तो बिल एट साइट का मतलब हो जाता है चेक। A bill of exchange is payable on demand when no time for payment is specified or when it is expressed to be payable on demand at site or on presentment, ठीक है। तो या तो डिमांड पे हो, डिसाइड किया हुआ, या तो डिमांड पे, या तो साइड पे, या तो जब दिखाएंगे प्रेजेंट पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज बिल आफ्टर डेट? बिल आफ्टर डेट क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द पेमेंट इज मेंशन्ड इज कॉल्ड द बिल आफ्टर डेट। An instrument in which time of payment is mentioned is called bill after date. It is also called time instrument. देख लीजिए, a bill of exchange is a time instrument when it is expressed to be payable after a specified period, on a specific day, after sight or on the happening of an event which is certain to happen. ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये कभी आता वाता नहीं है, ठीक है। आज तक कभी नहीं आया है कि बिल आफ्टर डेट क्या होता है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, राइट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ बिल। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है डेट ऑफ मेच्योरिटी इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस, ठीक है, प्लस 3 days ग्रेस। इसमें अलग अलग केसेस हमारे पास आते हैं और इन केसेस को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है इफ वी वांट टू पास द जर्नल एंट्री एट द करेक्ट डेट। अदरवाइज हम जर्नल एंट्री गलत डेट पर पास कर देंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। Alright. So when the bill is made payable on a specific date, that specific date plus 3 days grace, ठीक है। ये डिमांड वाली बात नहीं है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि राजकुमार राव आप मुझे 10 अक्टूबर को आकर 1000 रुपए दे देना, ठीक है। अभी 9 सितंबर चल रहा है, 9 सितंबर को राजकुमार राव आया, उधार पे किताब लेकर चला गया। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मान लीजिए लिख दिया कि सपोज राजकुमार राव 15 अक्टूबर को मुझे पेमेंट दे देना, तो 15 अक्टूबर प्लस 3 days, तो 16, 17, 18, 18th October will be your maturity date. 18th October will be your maturity date. अब बात आती है अगर कुछ stated number of months हैं after date, तो कैसे किया जाएगा? When the bill is made payable at a stated number of months after date, तो इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे एक बार। केस 1 है आपके पास, a bill is drawn on 30th April payable 2 months after date. 2 months after date मतलब 30 अप्रैल के बाद 2 महीने, 30 अप्रैल के बाद 2 महीने। तो इसमें काउंटिंग आप कैसे करोगे? 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट ऑफ अप्रैल, 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो फिर एक महीना आपका कब कंप्लीट होगा? मई एंड में, और दूसरा महीना आपका कंप्लीट होगा 30th जून में, ठीक है। दूसरा महीना आपका कंप्लीट होगा 30th जून में। आई नो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सर अगर 30th अप्रैल को बिल ड्रॉ किया होता और सिर्फ 1 month बाद वाला होता तो क्या?
आएंगे, उस पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, ठीक है। एनीवे, तो अगर 30th अप्रैल और 2 महीने बाद वाला है तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी? आपकी ड्यू डेट होगी 30th जून। द डेट ऑफ मेच्योरिटी विल बी 3rd जुलाई। द डेट ऑफ मेच्योरिटी विल बी 3rd जुलाई, ठीक है। 30th जून तो आपका डेट ड्यू डेट हो गई, फिर 1st जुलाई, 2nd जुलाई, 3rd जुलाई, 3 दिनों का ग्रेस, और उसके बाद 3rd जुलाई। A bill is drawn on 15th April payable 3 months after date। तो 15th अप्रैल से 15th मई, 15th जून, 15th जुलाई, 15th जुलाई प्लस 3 डेज ग्रेस, 16, 17, 18 जुलाई is your maturity date। A bill is drawn on 31st January 2016 payable 1 month after date। यही चल रहा था आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर 30th अप्रैल को ड्रॉ किया और उसके बाद फिर क्या होगा। तो यहां पर अब आपके पास आती है बात, यहां पर बात आती है सर कि अगर 31st जनवरी को हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया, 31st जनवरी को हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया और वो पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट है, वो पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट है, तो सर 1 मंथ तो आपका 31st फरवरी को कंप्लीट होगा, पर 31st फरवरी तो होता ही नहीं है कुछ। 2016 वाज अ लीप ईयर, तो उसमें 29 डेज थे फरवरी में, तो आपका जो 1 मंथ है वो कंप्लीट होगा 29th फरवरी को। वो 1 मंथ आपका कंप्लीट होगा 29th फरवरी को। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है सर कि अगर जिस महीने आपने ये ड्रॉ किया, इस महीने आपने ये ड्रॉ किया, जनवरी में ड्रॉ किया 31st जनवरी को, फरवरी में 31 दिन ही नहीं है, ठीक है, बिल है 1 मंथ आफ्टर डेट, फरवरी में तो 31 दिन ही नहीं है, तो फरवरी का जो भी लास्ट डेट है, फरवरी की जो भी लास्ट डेट है वो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो 3rd मार्च आपका मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, राइट। A bill is drawn on 31st January 2017 payable 1 month after date। तो 31st जनवरी 2017 में तो 2017 में तो फरवरी में सिर्फ 28 डेज थे, तो 28 डेज के बाद हो जाएगा, तो 28 फरवरी को ड्यू डेट आपकी हो जाएगी और उसमें 3 दिन का ग्रेस ऐड करने के बाद 3rd मार्च आपकी हो जाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक। When the bill is made payable at stated number of days after date, तो ये क्या है? The date which comes after adding the stated number of days। A bill is drawn on 1st April payable 90 days after date। 90 डेज आफ्टर डेट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स वाला कर रहे थे कि अगर महीने मेंशन है तो क्या होगा। अब हम लोग आ गए हैं कि अगर दिन मेंशन है, नंबर ऑफ डेज मेंशन है तो क्या होगा। तो सर जब भी नंबर ऑफ डेज मेंशन होते हैं ना, तो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काउंट करने होते हैं और पहला दिन आपको एक्सक्लूड करना होता है, पहला दिन आपको एक्सक्लूड करना होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 1st अप्रैल पेबल 90 डेज आफ्टर डेट, ठीक है। तो 1st अप्रैल में ये जो अप्रैल का एक दिन है, 1st अप्रैल को ये बिल ड्रॉ किया, तो 1st अप्रैल विल बी एक्सक्लूडेड। अप्रैल के 29 डेज प्लस 31 डेज मई के प्लस 30 डेज जून के प्लस 30 डेज जून के, ये आपका आता है सर टोटल 90 डेज। ये आपका आता है टोटल 90 डेज। तो आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो होगी 30th जून, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो 3rd जुलाई। 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो 3rd जुलाई। ये चीज भी यहां पर लिखी हुई है। द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल इज एक्सक्लूडेड, दैट इज व्हाई 1st अप्रैल हैज बीन एक्सक्लूडेड इन द अबव एग्जांपल व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेज। ऑलराइट, अच्छा, ड्यू डेट पे अगर सपोज कोई डेट ऑफ मैच्योरिटी पे अगर सपोज कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ गई तो अगले दिन ले लेना, अगले दिन ले लेना, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी से हॉलीडे पड़ गई तो अगले दिन ले लेना। सॉरी, पब्लिक हॉलिडे पड़ने पर एक दिन पहले, पब्लिक हॉलिडे तो नोन होती है ना, पब्लिक हॉलिडे तो नोन होती है। क्या होगी पब्लिक हॉलिडे? गांधी जयंती होगी, इंडिपेंडेंस डे होगा, रिपब्लिक डे होगा, राइट। तो अगर पब्लिक हॉलिडे पर आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी पड़ रही है तो आपको पहले से पता है ना कि यार उस डेट पर 2 अक्टूबर पड़ने वाली है, उस डेट पर 15 अगस्त पड़ने वाली है, 26 जनवरी पड़ने वाली है, तो आप एक दिन पहले का डेट लोगे, right? So when the date of maturity is a public holiday, the working day preceding that public holiday will be your date of maturity. And when the date of maturity is a holiday due to unforeseen emergency, अगर कोई emergency आ गई तब तो यार वो तो unforeseen होती है, तो next business day, next business day। तो चलिए सर 18 minutes 50 seconds में हम लोगों ने एटलीस्ट ये theoretical portion complete किया। अब हम लोग आ जाते हैं practical portion पे। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इंसॉल्वेंसी जो इस वाले पूरे चैप्टर का पोर्शन है, इंसॉल्वेंसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि जितने भी पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स आए हैं या आरटीपीज आई हैं, उन सब में इंसॉल्वेंसी से डेफिनेटली क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका इंसॉल्वेंसी से क्वेश्चन आया है और मई 2019 के एग्जाम में भी आपका इंसॉल्वेंसी से क्वेश्चन आया था। ऑल्दो वो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन का एकदम मिलता जुलता सा क्वेश्चन था, बस फिगर्स चेंज की थी। तो हम लोग वो वाला क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व करेंगे।
ठीक है सर। तो इंसॉल्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें मैं आपको बहुत जल्दी बता दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा। आई नो आप में से कई सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर एग्जाम वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा कराओ। सर अगर एग्जाम वाले क्वेश्चंस में ज्यादा कराने लग जाऊंगा तो मेरा कोर्स पता नहीं कब कंप्लीट होगा। मैं तो चाहता ही हूं आपको सब कुछ कराना, ठीक है। मेरा एम अभी क्या है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी रिवाइज कर लीजिए, आप सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाए, ठीक है। देखिए मैथ्स वाली चीज डिफरेंट थी, मैथ्स में एक एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगते थे, ठीक है। तो मैथ्स में आई कुड मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, लेकिन यहां पर अकाउंट्स में मैं चूज करके लाऊंगा। अब जैसे आप देखिएगा बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके लिए मैंने 3 दिन अलॉट किए हुए और तीनों दिन आप देखिएगा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तीनों दिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के जितने भी मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कराने वाला हूं, राइट। तो सर ये पिछली 2 क्लासेस अकाउंटिंग प्रोसेस की क्लासेस थी, उनसे क्वेश्चंस आते ही नहीं एग्जाम में, मैं कहां से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा दूं। यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आई एम गोइंग टू सॉल्व विद यू वन नॉर्मल क्वेश्चंस आल्सो और इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन भी, ठीक है सर। तो आइए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो आपके बैचेस, ये वाली जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, दीज आर मोर देन एनफ फॉर यू टू रिवाइज द अकाउंट्स वंस, ठीक है। और जितना भी कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा या मैं आपको बताता रहूंगा कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है सर। आइए, जब भी मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया, जब मैंने राजकुमार को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने वापस दिया मेरे पास, अब मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया, अब मेरे दिल में 4 ख्याल आते हैं। अब मेरे दिल में 4 ख्याल आते हैं। पहला ख्याल तो यह है कि आई शुड रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आई शुड रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 9 सितंबर था, 10 साल पहले क्यों चला गया मैं, हाँ 9 सितंबर 2020 था। 10 सितंबर को ड्यू डेट, 11, 12, 13, 13th अक्टूबर विल बी माई डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, इसको ना डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अपने पास रखा रहता हूं, उसके बाद मैं जाके पैसे ले लूंगा, उसके बाद मैं जाकर पैसे ले लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा, आप अभी सिचुएशन देखना, आप अभी सिचुएशन देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। आप अब जरा क्रोनोलॉजी देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने राजकुमार राव को गुड्स बेचे 1000 रुपए के, मैंने राजकुमार राव को 1000 रुपए के गुड्स बेचे। मैं एंट्री क्या करूंगा, राजकुमार राव मेरा यहां पर 1000 से बढ़ जाएगा और यहां मेरी सेल्स बढ़ जाएगी 1000 रुपए से, ठीक है। दिस इज आवर शीट, इसी शीट को यूज करके हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ड्रॉइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ड्रॉइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, क्रेडिट और ये डेबिट। तो यहां पर राजकुमार राव मेरा डेबिट हो गया, राजकुमार राव डेबिट टू सेल्स। राजकुमार राव की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, राजकुमार राव की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, उसने बुक को परचेज किया 1000 से और उसने निशांत कुमार को या निशांत बुक स्टोर को क्रेडिटर बना दिया 1000 से, ठीक है। सबसे पहली एंट्री तो ये हुई होगी। दूसरी एंट्री, इसको भी मैं एक लाइन में लिख देता हूं, दूसरी एंट्री क्या हुई होगी, दूसरी एंट्री क्या हुई होगी, मैंने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैंने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया। अब मेरे पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट बन चुका है, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा एसेट बन चुका है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल मेरा बढ़ जाएगा 1000 रुपए से और राजकुमार राव मेरा कम हो जाएगा 1000 रुपए से। नाउ इंस्टेड ऑफ राजकुमार राव माय एसेट इज दैट बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राजकुमार राव माय एसेट इज दैट बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये सर फास्ट ट्रैक है तो थोड़ी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, अदरवाइज अपने मेन लेक्चर्स में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत कायदे से समझाया हुआ है, ठीक है। राजकुमार राव के लिए क्या होगा, निशांत बुक स्टोर अब उसकी लायबिलिटी नहीं रहा और अब उसकी लायबिलिटी हो गया ये बिल्स पेबल, अब उसकी लायबिलिटी हो गया बिल्स पेबल। तो ये क्या एंट्री पास करेगा, निशांत बुक स्टोर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजकुमार राव अकाउंट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजकुमार राव अकाउंट। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आप में से किसी को भी ये जर्नल एंट्रीज वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है ना कि जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली शीट कैसे बनाई है, तो यूट्यूब पे जो मेरे इनिशियल 16 लेक्चर्स पड़े हुए हैं आप लोग प्लीज एक बार उनको जाकर देखिएगा,
ठीक है, प्लीज एक बार उनको जाकर देखिएगा। जर्नल करने का एक अलग ही तरीका हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। दोज ऑफ यू हु आर माय स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं है मेरे स्टूडेंट्स पहले से, आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज एक बार वो इनिशियल 16 लेक्चर्स देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारा एकदम दिमाग के सारे धागे खुल जाएंगे। राइट सर, ऑल राइट। तो बिल्स रिसीवेबल आपका हो गया। अब डेट ऑफ मेच्योरिटी पे क्या होगा? डेट ऑफ मेच्योरिटी पे राजकुमार के पास में जाऊंगा कि भाई ये बिल रिसीवेबल तुमने दिया था मुझे, अब आप मुझे इसके बदले पैसे दे दो। तो राजकुमार राव मुझे पैसे दे देगा, राजकुमार राव मुझे पैसे दे देगा 1000, और बिल्स रिसीवेबल वाली मेरा जो एसेट है वो कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पूरी स्टोरी चल रही है एक्चुअली गाइस, पूरी स्टोरी चल रही है, इसमें कुछ मतलब अकाउंट्स जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, अकाउंट्स जैसा कुछ है ही नहीं, पूरी एकदम स्टोरी चल रही है। राजकुमार की बुक्स में क्या होगा? राजकुमार के पास से ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बिल्स पेबल वाली, और राजकुमार के पास से कैश भी कम हो जाएगा 1000 से। राजकुमार राव के पास क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये था इफ योर बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, इफ योर बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अच्छा ये सारी की सारी एंट्रीज जो है ना, मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख के दी हुई हैं। सेल ऑफ गुड्स पे क्या होगा? ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या होगा? ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो उसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ऑनर में क्या होगा? कैश या बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास होता है डिस्काउंटिंग वाला। तीसरा केस हमारे पास होता है, डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है राजकुमार राव ने मुझे 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके तो दे दिया, राजकुमार राव ने मुझे 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके तो दे दिया, लेकिन 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 उससे हुआ क्या? मुझे बहुत जल्दी थी, मुझे लगा कहां राजकुमार राव 1 महीने बाद 1 महीने तक मेरा पैसा अटका रहेगा, मुझे काफी जल्दी है। मैं गया बैंक के पास, मैं गया अपने बैंक के पास, मैंने अपने बैंक से कहा कि सर ये ना बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हुआ है मुझे राजकुमार राव से, बड़ा ही फेमस एक्टर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी था, बरेली की बर्फी में भी था, बहुत सारी मूवीज में था, शादी में जरूर आना में था। तो आप एक काम करो, मुझे ना पैसे दे दो और 1 महीने बाद आप राजकुमार राव से जाकर ये पैसे कलेक्ट कर लेना। बैंक ने कहा अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? 1 महीने तक तो बैंक को पैसे नहीं मिल पाएंगे ना, बैंक को 1 महीने तक पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो अब बैंक मुझसे 1 महीने का कुछ पैसा चार्ज करेगा, बैंक मुझसे 1 महीने का कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। के वो मैंने बिल जो है जल्दी ले लिया, उसका पैसा मैंने जल्दी ले लिया, तो इसके लिए बैंक मुझसे कुछ पैसे चार्ज करता है। राइट सर, तो एंट्रीज क्या होंगी अभी उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट? मुझे राजकुमार से 1 महीने बाद 1000 रुपए मिलना है, और सपोज मेरा कोई एक क्रेडिटर था शाहरुख खान, ठीक है, मेरा कोई एक क्रेडिटर था शाहरुख खान, मुझे उसको 1 महीने बाद 1000 रुपए देने थे, मुझे शाहरुख खान को 1 महीने बाद 1000 रुपए देने थे। तो राजकुमार वाला बिल मैंने लिया, उसके पीछे मैंने लिख दिया एंडोर्स्ड टू शाहरुख खान, एंडोर्स्ड टू शाहरुख खान, और ये बिल मैंने शाहरुख खान को दे दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? नाउ माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स शाहरुख खान इज खत्म, नाउ माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स शाहरुख खान इज खत्म। अब 1 महीने बाद मुझे शाहरुख खान को कोई पैसे नहीं देने, मुझे राजकुमार से कोई पैसे नहीं लेने, ये शाहरुख और राजकुमार आपस में अपना कर लेंगे। वैसे भी राजकुमार राव शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। तो शाहरुख खान जो है वो राजकुमार राव के पास जाएगा, कहेगा लाओ मुझे 1000 रुपए दो, ये बिल में एंडोर्समेंट है, निशांत ने मुझे एंडोर्स कर दिया है। राजकुमार राव भी देख लेगा कि हाँ निशांत ने एंडोर्स कर दिया, राजकुमार राव शाहरुख खान को 1000 रुपए दे देगा, राइट। और चौथा होता है सर सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होता है? मुझे राजकुमार राव से पैसे मिले, मुझे राजकुमार राव से बिल मिला, मैंने सोचा कहाँ यार मैं उसको अपने ऑफिस में रखूंगा, बेकार में एक छोटा सा कागज है, इधर उधर कहीं पड़ गया तो बेकार में 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, मैं इसको दे दूंगा बैंक को, मैं बैंक से कहूंगा कि सर आप रखो इसको अपने पास, ठीक है, मुझे अभी पैसे मत दो, बस आप इतना काम कर लेना कि 1 महीने बाद राजकुमार राव से पैसे लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने बैंक से बस इतना कहा, मैंने बैंक को बिल दे दिया कि आप कलेक्ट कर लेना, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मतलब पता लगा कि मैं अभी तो पहले तो 1 महीने तक इस कागज को ध्यान से रखूं, उसके बाद मैं याद रखूं कि 1 महीने बाद मुझे जाके उससे कैश लेना है, राइट। तो ये सारी चीजें, इन सारे हासिल से बचने के लिए व्हाट डिड आई डू, मैंने इसको बैंक में ले जाकर दे दिया, और मैंने बैंक से कहा कि यार आप ले लेना, आप इसको रखो, आप ले लेना पैसे राजकुमार राव से 1 महीने बाद और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, राइट। इन चारों ही केसेस की, इन चारों ही ख्यालों की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को यहां पर टेबल में लिख के दे चुका हूं, और इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। ऑन 1 April 17 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 50,000 रुपीज। आइए सर करते हैं क्वेश्चन 1, बहुत ध्यान से सब लोग करेंगे। राम ने मोहन को गुड्स बेचे, राम ने मोहन को गुड्स बेचे। मैं बीच में लिखता हूं राम, ये मेरा एकदम सेट फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करने का। यहां पर मैं लिखता हूं ड्रॉवर, यहां मैं लिखता हूं ड्रॉई, और यहां पर मैं लिखता हूं एंडोर्सर, एंडोर्सी। यहां पर मैं लिखता हूं एंडोर्सी, वन टू whom the bill is endorsed, ड्रॉई वन टू whom the bill, वन on whom the bill is drawn। ठीक है, एंडोर्सी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, डबल ई से एंड हो रहा है, तो वन टू whom, एंडोर्स मतलब जिसको बिल एंडोर्स किया गया है, दैट इज नोन एज एंडोर्सी। ऑलराइट सर, तो अभी ड्रॉअर कौन हुआ? राम ने मोहन को गुड्स बेचे, राम ने मोहन को गुड्स बेचे, तो राम ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, तो ये आ जाएगा सर आपका राम, यहां पर आ जाएगा आपका मोहन। और जब तक एंडोर्समेंट की बात नहीं आती तब तक एंडोर्सी में कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। और ये इनके हो जाएंगे सर, ये इसका टी शेप्ड, ये इसका टी शेप्ड, और ये इसका, ये एक्चुअली टी शेप्ड अकाउंट्स नहीं है, ये वही हमारी शीट है जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। इस शीट में यहाँ पर क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेबिट होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेबिट होता है। ठीक है, दिस इज कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एंड दिस इज ड्रॉइंग्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस। इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो भी अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ वो इन 6 में से कौन सी कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा अकाउंट होगा वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, फिर बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी डिसाइड कि उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 April 2017 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 50,000 रुपीज। राम ने गुड्स बेचे 50,000 रुपीज के। तो राम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पर सेल्स बढ़ा 50,000 से, और यहां पर मोहन बढ़ा डेटर आपका 50,000 से। तो राम की बुक्स में एंट्री हुई मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन की बुक्स में क्या एंट्री हुई? मोहन ने बुक्स परचेज की या गुड्स परचेज किए 50,000 के, और यहां पर राम इसकी लाइबिलिटी बन गया 50,000 से। राम इसकी लाइबिलिटी बन गया 50,000 से। तो मोहन की बुक्स में एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। आगे, ऑन द सेम डे मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months फॉर 50,000 रुपीज। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर मोहन की बुक्स में क्या होगा? अब ये राम तो आपका कम हो जाएगा 50,000 से, और यहां पर बिल्स पेबल एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 50,000 से। तो बिल्स पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा, राम आपका डेबिट हो जाएगा। राम डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां क्या होगा? मोहन आपका कम हो जाएगा 50,000 से, और यहां पर एक नया एसेट खड़ा हो जाएगा 50,000 का, बिल्स रिसीवेबल नाम का। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज मेट, मतलब इसी के पास पड़ा हुआ था, मोहन के पास ही बिल पड़ा हुआ था, मोहन ने कुछ नहीं किया। अभी अगर मोहन ने कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? पागल हो गया ये तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी अगर मोहन ने कुछ नहीं किया तो कलेक्शन के टाइम पर क्या होगा? कैश आपका मोहन का बढ़ जाएगा 50,000 से, और बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा 50,000 से। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई की बुक्स में, मोहन की बुक्स में क्या होगा? मोहन की बुक से मेच्योरिटी डेट पर कैश चला जाएगा 50,000 से, और बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा 50,000 से। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो था आपका फर्स्ट केस। दूसरा केस, राम गॉट दिस डिस्काउंटेड एट 10%। राम गॉट दिस डिस्काउंटेड एट 10%। आइए देखते हैं, राम गॉट दिस डिस्काउंटेड एट 10%। ठीक है, तो अभी राम के पास 50,000 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है। ये गया बैंक के पास, बैंक से कहा बैंक मुझे ना 10% मुझे वो दे दो, इसके बदले कुछ पैसा दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, चार्जेस लूंगा। अब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं ये कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या है, वो सारी तो बात की बात है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके एक्सपेंस होंगे? यस, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके एक्सपेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपका खर्चा हो जाएगा। तो एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो उसको, एक्सपेंस आपका इस वाली कैटेगरी में आता है, इस वाली साइड में आता है, और वो बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे आइए बताता हूं। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने से बढ़ेंगे? देखिए, 50,000 का अमाउंट था,
मल्टीप्लाइड बाई 10% का डिस्काउंट रेट था, मल्टीप्लाइड बाई कितने महीने का, 3 मंथ्स का। 3 महीने पहले उसने ले लिया ना, तो बैंक आपसे 3 महीने के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा। तो ये हो जाएगा आपका सर 3/12, ये हो जाएगा 3/12। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 1250। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके आएंगे 1250। बैंक अकाउंट आपका कितने से बढ़ेगा, बैंक अकाउंट आपका कितने से बढ़ेगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा सर 50,000 माइनस 1250। ठीक है, ये वाले डिस्काउंटिंग चार्जेस तो बैंक ने आपके पास से ले लिए, लेकिन अब आपके बैंक में जितना भी बचा हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। तो 50,000 माइनस 1250, ये आपका आता है 48,750, 48,750। और ये जो बिल्स रिसीवेबल वाली आपके एसेट दिख रहा था, ये खत्म हो जाएगा पूरा 50,000 से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट 48,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1250 टू बिल्स रिसीवेबल 50,000। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब इसी ट्रांजैक्शन की मोहन की बुक्स में क्या एंट्री होगी, मोहन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। मोहन से तो कोई मतलब ही नहीं है, मोहन की बुक्स में क्यों कोई एंट्री होगी, मोहन की बुक्स में बिल्कुल कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब फाइनल मैच्योरिटी डेट आएगी, जब फाइनल मैच्योरिटी डेट आएगी, तो बैंक मोहन के पास जाएगा, बैंक मोहन से कहेगा भाई पैसे दो, पैसा दो, पैसा दो। तब मोहन की ये लायबिलिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बिल्स पेबल वाली खत्म होगी और मोहन के पास से बैंक या कैश से पैसा चला जाएगा, मोहन के पास से बैंक या कैश से पैसा चला जाएगा। तो तब मैच्योरिटी डेट पर मोहन की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था आपका दूसरा ख्याल। तीसरा ख्याल क्या है, तीसरा ख्याल है राम एंडोर्सेस अ बिल इन फेवर ऑफ वाहिद टू हुम ही ओड अ लाइक अमाउंट, टू हुम ही ओड अ लाइक अमाउंट। मतलब राम का एक क्रेडिटर था वाहिद, राम का एक क्रेडिटर था वाहिद। अगर राम का क्रेडिटर था तो राम की बैलेंस शीट में इधर दिख रहा होगा वाहिद। अगर ये राम का क्रेडिटर था, पहले तो पुराने ये वाले सब मिटा दूं, यस सर, यहां पर बिल्स रिसीवेबल आपका बढ़ा हुआ है 50,000 से। ठीक है, अगर राम का क्रेडिटर वाहिद था तो राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाहिद दिख रहा होगा 50,000 से। ठीक है, अभी राम को मोहन से 50,000 रुपए का बिल्स पेबल मिला। अच्छा, और वाहिद जो है, ये रहा वाहिद आपका, वाहिद की बुक्स में राम एक एसेट दिख रहा होगा 50,000 से, वाहिद की बुक्स में राम एक एसेट दिख रहा होगा 50,000 से। ठीक है, तो जब राम को मोहन से बिल मिला, जब राम को मोहन से बिल मिला, तो राम ने ये वाली एंट्री की। उसके बाद राम ने कहा इस बिल को मैं इंडोर्स कर देता हूं वाहिद को, तो बिल्स रिसीवेबल यहां से कम कर दिया और यहां से वाहिद कम कर दिया। तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। बिल्स रिसीवेबल वाला जो एसेट था, अब वो राम का तो एसेट रहा नहीं, तो वो वहां से हट गया। वाहिद क्रेडिटर था, अब वो क्रेडिटर तो रहा नहीं क्योंकि उसको ये वाला बिल एंडोर्स कर दिया गया, तो क्रेडिटर को हटा दिया गया। अब आप लोग समझिए एंट्री क्या होगी, वाहिद डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, वाहिद डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। वाहिद की बुक्स में क्या एंट्री होगी, वाहिद को बिल्स रिसीवेबल मिल गया 50,000 का, तो वाहिद के पास बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट आ गया और राम आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो वाहिद की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, वाहिद की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये था आपका। अच्छा, इसके बाद फिर फाइनल मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, फाइनल मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, वाहिद के पास से बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, वाहिद के पास से बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और इसके पास कैश आ जाएगा 50,000 का। और मोहन के पास क्या होगा, मोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बिल्स पेबल जो 50,000 का दिख रहा था, ये कम हो जाएगा और कैश चला जाएगा 50,000 का। सर, एंडोर्समेंट के टाइम पर जब राम ने वाहिद को बिल एंडोर्स किया था, तो क्या मोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगी, नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी, उससे मोहन को क्या लेना देना है। ठीक है, राम को मोहन ने बिल दे दिया, अब राम उस बिल का चाहे जो करे, चाहे 32 सुलगा दे, उसका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मोहन की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। राइट, तो आई होप आपको ये तीसरा ख्याल भी रिवाइज हो चुका है। और चौथा ख्याल है, चौथा ख्याल क्या था आपके पास, चौथा ख्याल था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं, ये वाहिद को हटा देते हैं।
बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अभी राम के पास बिल आ गया है, राम ने कहा कि कहाँ इसमें परेशान होता रहूंगा, राम ने इसको भेज दिया बैंक को। जैसे ये बैंक को भेजेगा तो अब एक नया एसेट बन जाएगा आपके पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये एसेट आपका बढ़ेगा 50,000 से और बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से, बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। ठीक है, तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 से टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और मोहन की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मोहन बड़ा चिल बंदा है, एक बार बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, उसके बाद वो वाली एंट्री पास कर ली, उसके बाद उसकी बुक्स में सीधा एंट्री तभी होगी जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी। मोहन की बुक्स में एंट्री तभी होगी जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी, राइट। राम ने उसको बैंक के पास भेज दिया, अब जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई, तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन खत्म हो गया यहां से 50,000 का, और यहां पर बैंक अकाउंट में पैसा आ गया 50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मोहन की बुक्स में क्या होगा, मोहन की बुक्स में बिल्स पेबल वाली जो लाइबिलिटी थी ये खत्म हो जाएगी 50,000 से, और कैश चला जाएगा 50,000 से। तो ये थे सर 4 ख्याल। ठीक है, तो दिस वाज अ क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल की। अब हम लोग बात करते हैं सर डिसऑनर ऑफ बिल। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर? डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पर जो हमारा एक्सेप्टर था वो हमें पैसे नहीं दे पाया। डिसऑनर का मतलब हुआ कि ड्यू डेट पर जो हमारा एक्सेप्टर था वो हमें पैसे नहीं दे पाया। अगर अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मैंने उसको साइन करके एक्सेप्ट करके आपको दे दिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको इतने समय बाद इतने पैसे पे करूंगा, राइट। उसके बाद मैं आपको पैसे नहीं पे कर पा रहा हूं, अब आप क्या करोगे? जब मैं आपको पैसे नहीं पे कर पाऊंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर। अब आप करोगे क्या? आप जाओगे सर एक नोटरी पब्लिक के पास और आप इस फैक्ट को वहां पर लिखवाओगे। आप एक नोटरी पब्लिक के पास जाओगे और वहां पर आप इस फैक्ट को लिखवा दोगे। अगर ये नोटराइज आपने करवा लिया, तो आप मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो कोर्ट में जाके मैं मुकर जाऊंगा ना कि नहीं मैंने तो पैसे दिए थे, ये तो आया ही नहीं, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि सुनो मैं आया तो तुम्हारे पास, तुमने पैसे नहीं दिए, मैंने नोटरी पब्लिक से कहा था, नोटरी पब्लिक ने भी तुमसे कोशिश की थी पैसे निकलवाने की, नोटरी पब्लिक भी तुमसे पैसे नहीं निकलवा पाई, तब जाके मैंने ये नोटरी पब्लिक का ठप्पा लगवा के अपने पास ये वाली पर्ची रखी हुई है, राइट। तो नोटरी पब्लिक इन सब का काम करने के लिए कुछ पैसे चार्ज करती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है? मेरा खर्चा है। नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है? नहीं, नोटिंग चार्जेस आपका खर्चा है। सॉरी, नहीं, नोटिंग चार्जेस मेरा ही खर्चा है। ठीक है, नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है। अगर मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आपको जो भी दौड़ धूप करनी पड़ी उसके चक्कर में, या तो मैं चुपचाप पैसे दे देता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अगर मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं तो आपको मेरे चक्कर में इतनी सारी दौड़ धूप करनी पड़ी और आपको मेरे चक्कर में ये नोटिंग चार्जेस बेयर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे चक्कर पे ये आपको नोटिंग चार्जेस इनकर करने पड़ रहे हैं, तो इसका खर्चा मैं ही दूंगा। ठीक है, मतलब द एक्सेप्टर will pay the noting charges, the acceptor will bear the noting charges, right? तो उसका ये है, हर केस में अलग अलग आपका एंट्रीज दी हुई हैं, चारों केसेस के लिए अलग अलग आपकी एंट्रीज दी हुई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सबको समझते हैं, ठीक है, अदरवाइज काफी थ्योरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 October 2016 X sells goods to Y for 25,000 rupees and draws 2 bills of exchange on him। ठीक है, X ने गुड्स को माल बेचा, तो ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y। ठीक है, एक्स और वाई, ये हमारी वही शीट है, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ड्राइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस। इसको यूज करके हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये हमारे अकाउंट्स नहीं है, ऑलराइट। तो एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वाई बढ़ेगा कितने से? अरे वाई कितने से बढ़ेगा सर? y बढ़ेगा 25,000 से, y बढ़ेगा 25,000 से, यहां सेल्स बढ़ जाएगी 25,000 से। ठीक है, यहां पर y की बुक्स में क्या होगा? परचेज बढ़ेगा 25,000 से
और यहां पर x बढ़ जाएगा 25,000 से। जर्नल एंट्री x की बुक्स में होगी y डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। आगे देखिए, दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए, पहला 10,000 का, दूसरा 15,000 का, पहला 10,000 का, दूसरा 15,000 का। तो y तो पूरा का पूरा 25,000 से खत्म हो गया। बिल्स रिसीवेबल 1 10,000 और बिल्स रिसीवेबल 2 15,000। फिर देखिए फिर क्या हुआ। अच्छा यहां पर क्या होगा, इसमें x ये खत्म हो जाएगा 25,000 का, यहां पर x खत्म हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 1 ये बढ़ेगा 10,000 का और बिल्स रिसीवेबल 2 ये बढ़ेगा 15,000 का। ठीक है, अब एंट्रीज क्या होंगी, यहां पर x की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 15,000 टू y 25,000। यहां y की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, x डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल 2 15,000। आगे Y accepts and returns these bills to X. Both the bills are sent to the bank for collection. In the due course, X receives the information. अच्छा, sent to the bank for collection हो गया, तब तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ये बिल आपका यहां से कम हुआ, ये आपका यहां से कम हुआ और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन ये आपका बढ़ गया 25,000 से। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन ये आपका बढ़ गया 25,000 से, तो ये वाली एंट्री यहां पर हो गई। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 25,000 टू ये वाला बिल्स रिसीवेबल 1 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल 2 15,000। ठीक, अब in due course X receives the information from the bank that the bill for 10,000 has been duly met and that the other bill 15,000 has been dishonored. Oh no, dishonor हो गया। ठीक है, अब ये जो 10,000 वाला बिल ड्यूली मीट कर गया, ये जो 10,000 वाला बिल ड्यूली मीट कर गया, इसके लिए क्या एंट्री होगी, इसके लिए आपकी एंट्री होगी सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका कम हो जाएगा 10,000 से और आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा 10,000 से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बिल डिसऑनर हुआ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जैसे ही ये वाला हो गया ना, तो अब यहां पर एक सेकंड थोड़ी सी जगह बना देता हूं, बिल्स पेएबल। ठीक है, जैसे ही बिल मीट हुआ 10,000 वाला तो हो गया ड्यू डेट पर, तो ये यहां से 10,000 रुपये ये गया और यहां से कैश ये गया, कैश या बैंक जो भी गया। ठीक है, अब 15,000 वाले पर खेल है सारा, 15,000 वाले पर सारा खेल है। क्या है कि ये बिल हो गया डिसऑनर, अब जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन आपका ये तो 15,000 से तो खत्म हो ही गया, क्योंकि अब ये एसेट बचा ही नहीं आपके पास, अभी एसेट बचा ही नहीं। लेकिन क्या आप इसको जाने दोगे? नहीं, आप फिर से y को अपनी बुक्स में बढ़ाओगे, आप फिर से y को अपनी बुक्स में बढ़ाओगे 15,000 से, सिर्फ 15,000 से नहीं, आप इसको बढ़ाओगे सर नोटिंग चार्जेस से भी। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर ऑफ द सेकंड बिल आर 100 रुपीज। नोटिंग चार्जेस पहले तो इसी को पे करने पड़ेंगे ना, नोटिंग चार्जेस पहले इसी को पे करने पड़ जाएंगे, लेकिन ये रिकवर करेगा इसको y से। तो आइए अब खेल समझिए, पहले क्या हुआ, पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हुआ, y आपका डेबिट हुआ 15,000 से। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट 15,000 से, क्योंकि ये भी खत्म हुआ, और y आपका डेबिट हुआ 15,000 से। अब आपने 100 रुपए के आपने नोटिंग चार्जेस इनकर किए। जब आपने नोटिंग चार्जेस इनकर किए, आपने इसको साले को फिर से बढ़ाया 100 रुपए से, और आपके बैंक अकाउंट में से 100 रुपए खत्म हो गए, बैंक अकाउंट में से 100 रुपए कम हो गए। ठीक है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोटिंग चार्जेस नाम की कोई एक्सपेंस दिखाओगे नहीं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये उसका एक्सपेंस है, ये इसका y का एक्सपेंस है। नोटिंग चार्जेस इज नॉट योर एक्सपेंस, यू आर पेइंग दिस बिकॉज ऑफ द फूलिश थिंग दैट ही हैज डन। आपको y ने पैसा नहीं दिया, इसलिए आपको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो ये जो 100 रुपए है ये आपके बैंक से तो जाएंगे, आपको पे तो करना ही पड़ेगा, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए से, लेकिन आप डेबिट इसी को करोगे, रिकवर इसी से करोगे, y से ही रिकवर करोगे 100 रुपए। ठीक है, तो y को आपने बढ़ा दिया 100 रुपए से। आगे बस, आगे कुछ नहीं है, चलो आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, तो अब आप लोग एंट्रीज देख सकते हैं।
अब आप लोग एंट्रीज देख सकते हैं सर। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000। उसके बाद देखिए वाई को बढ़ाया 15,100 से, वाई को बढ़ाया 15,100 से। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि वाई को 15,100 से क्यों बढ़ाया। वाई को बढ़ाया 15,100 से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पूरा 15,000 से कम किया, ये पूरा का पूरा 15,000 से कम किया, और बैंक आपका 100 रुपए से कम हुआ, बैंक आपका 100 रुपए से कम हो गया। ठीक है सर, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ चुकी है। आज के लिए इतना रखते हैं। इसमें से आप ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8447757167। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स भेज सकते हैं। आप मुझे अपना सजेशंस, फीडबैक वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, तो प्लीज़ दीजिएगा। मैं देखता सारे मैसेजेस हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं देख लेता हूँ मैसेजेस, और रिप्लाई में या तो जो भी है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग जो स्कैनर क्लासेस की वेबसाइट पर कमेंट्स करते हैं वो भी सारे मैं देखता हूँ। तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, बट दैट वोंट स्टॉप आवर स्टडीज। उससे हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। राइट सर, फास्ट अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सर ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो यहां पर मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवा सकता। यहां पर मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। यहां पर आपको एकदम बेसिक से जर्नल एंट्रीज नहीं बता सकता। ठीक है, यहां पर मुझे कुछ अजम्पशन लेके चलना होगा कि आप यहां पर रिवीजन के लिए आए हो, तो रिवीजन के लिए आपके लिए ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड रेकमेंड यू कि पहले तो आप वो 16 लेक्चर्स देखिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उस चैप्टर के सिर्फ पेन ड्राइव ले लीजिए, सिर्फ उस चैप्टर का। ठीक है, आई नेवर फोर्स पीपल टू बाय माई एंटायर कोर्स। क्यों भाई, क्यों? आपको सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, आप सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए पे करके पढ़ो उसको। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। तो I'll see you guys tomorrow at 9 PM on this very website। हम लोग आपसे मिलेंगे कल। गुड नाइट, टेक केयर।